बीजेपी में क्यों है दम? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्या आपके पास चैलेंज नहीं है? क्या 10-0 से लोकसभा का अगर स्कोर कार्ड 5-5 हो गया है तो ये आपके लिए चैलेंज नहीं है? सुधांशु जी। देखिए, 10 वर्षों में हरियाणा का पूरा वातावरण बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की। एक दौर था जब हरियाणा में सोर्स सिफारिश से ही नौकरी मिलती थी, पर्चियों से नौकरी मिलती थी, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को महत्व मिलता था। आज पहली बार ऐसा आया है कि आपको एक नहीं ऐसी अनेक कहानियां मिलेंगी कि सुदूर गांवों के ऐसे लड़के लड़कियों को नौकरी मिली जिन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि वो अप्लाई करेंगे और सहज रूप से हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और इसके ठीक विपरीत इनके एक विधायक के प्रत्याशी हैं जो नीरज कुमार संभवतः उनका नाम है, इनका बाकायदा वीडियो अवेलेबल है कि वो बस हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बन गए तो तुम बस आना, रोल नंबर हमें बता देना, उसके बाद नौकरी की गारंटी हमारी। मैं तो पूछना चाहता हूं दर्शकों से, कांग्रेस पार्टी से संविधान खतरे में नहीं है? अगर कोई ये कहे कि रोल नंबर बता देना और फिर नौकरी हो जाएगी, संविधान खतरे में नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल था जहां सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा स्क्यूड था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो विचार प्रधानमंत्री जी ने दिया तो हरियाणा में जो सेक्स रेशियो 876 पे था वो 916 पे आ गया। कम से कम ये 10 वर्षों में एक भारी बदलाव का प्रतीक है। तो मुझे लगता है, और एक बात और कह दूं जो हरियाणा को कभी नहीं मिला होगा, पहली बार दुनिया में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है जिसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में है। कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था जो भविष्य में वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने वाली है, उसका केंद्र हरियाणा जैसे छोटे राज्य में हो। मुझे लगता है कि ऐसा कोई उदाहरण पिछले 70-75 वर्ष में हरियाणा में कांग्रेस ने इतने लंबे समय में अन्य दलों ने नहीं दिया होगा। तो इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसी ढंग से हरियाणा और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तीसरी बार हमें मौका देगा। कोई सेंस है इस बात की? अभय दुबे जी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। कांग्रेस पार्टी में क्यों है दम? कौन सी वो बड़ी वजह है? क्योंकि बार बार बीजेपी का सारा फोकस आपकी पार्टी के अंदरूनी कलह पर है, उसको उजागर कर रहे हैं। कुमारी सैलजा और भूपिंदर हुड्डा साहब की लड़ाई, दलित बेटी का अपमान हो रहा है, इन इश्यूज को वो उठा रहे हैं और ये क्या फैक्टर बन जाए चुनाव में, ये आपके लिए चैलेंज नहीं है? अंजना जी, समूचे देश को नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं। राहुल गांधी जी ने कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। वो कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का 18 दिनों तक युद्ध चला था, वो कुरुक्षेत्र जहां पर जो कौरव थे उनकी सत्ता, उनकी अहंकारी और गंभीर सत्ता का नाश किया था। तो भगवान श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर गए थे कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी 5 प्रस्ताव है मेरे किसानों के साथ समर्थन मूल्य का न्याय कर दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने करनाल में मार मार कर किसानों को लहूलुहान कर दिया, शुभकरण के सिर में गोली मार दी। नौजवानों के लिए गए थे कि नौजवानों को रोजगार के अवसर दो। 28 भर्ती परीक्षा, अभी सुधांशु जी कह रहे थे ना, पर्ची खर्ची, 28 भर्ती परीक्षाओं में और प्रवेश परीक्षाओं में घोटाले करके रोन दिया आपने। उसके बाद जवानों के लिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि जवानों को आप अग्निवीर जैसा दंश मत दीजिए प्रधानमंत्री जी। उनसे आपने शहादत का उनकी वो छीन लिया और दूसरा उनकी पेंशन का हक छीन लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर नौजवान बेटियों के लिए गए थे, पहलवान बेटियों के लिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि न्याय दीजिए। बेटियां दिल्ली के दरवाजे पर गई प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मारा। और आखिरी था संविधान, 5वां प्रस्ताव था कि संविधान की रक्षा करिए जिसको आप बदल देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। तो कौरवों ने भी 5 सेनापति अपने बदले थे। पहले भीष्म पितामह 10 दिन तक थे, उसके बाद गुरु द्रोण को बनाया, उसके बाद कर्ण को बनाया, उसके बाद शल्य को बनाया, लेकिन काम नहीं आया। आपने भी अपने सेनापति बदले। पहले 9 साल तक आपने खट्टर साहब को रखा, उसके बाद सैनी जी को ले आए। अब भेष बदल बदल कर सब आ रहे हैं। कभी अमित शाह साहब आते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। देखिए सुधांशु जी, अब 2 मुद्दों पर प्रश्न करना चाहती हूँ। एक तो जातिवाद की उन्होंने बात की, जो जाति वाली पॉलिटिक्स की बात की, तो 20% दलित है। आप जाट नॉन जाट अगर वोट को मतलब इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। जैसे में जाट लगभग 22 से 25% वहां पर हैं। देखिए सवाल यह है कि आपने भी सैनी साहब को मनोहर लाल जी की जगह वहां पर सीएम बनाया चुनाव के पहले। तो ये आरोप लगता है कि आप कहते हैं सीएम बदलो, एक स्कीम चली हुई है बीजेपी की, सीएम बदलो और चुनाव जीतो। दूसरी तरफ आप जिस
बिंदु पर फोकस कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा लड़ाई हो रही है, तो राहुल गांधी जी ने अभी वहां कहा कि हमारी पार्टी में वैसे तो शेर अकेले घूमता है, लेकिन हमारी पार्टी में बहुत सारे शेर है, बहुत सारे बब्बर शेर हैं, और सबको साथ लेकर चलना मेरा काम है और वो मैं कर रहा हूं। दोनों का हाथ भी उठा के उन्होंने मिला दिया। ये सब चैलेंज नहीं है आपके? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखिए, जो बातें अभय जी ने, आशुतोष जी ने और अग्निहोत्री जी ने कही, और आपने, मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। अभय जी ने सबसे पहले नवरात्रि की सबको बधाई दी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि आज हम शक्ति की आराधना के पर्व पर हैं, हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है। और वो ऐसे हवा में नहीं कहा था कि वो कहे मेरा बयान तोड़ मरोड़ दिया गया था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में जब वो तमिलनाडु में गए थे, तो जॉर्ज पुनिया जो कहता भारत की धरती इतनी पवित्र है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं उस पर टच न कर जाए, उसके साथ वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो समझा रहा है कि हिंदू धर्म की शिव शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, जो हमारे यहाँ है वो सही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं कि ये हवा में हो गया। और अब इनके मन की भावना क्या है कि इनका विधायक का प्रत्याशी, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, जिसने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं नूह का बदला लिया जाएगा। ये बाकायदा मीडिया में अवेलेबल ये बयान है। फिर ये जब बात कहते हैं कुरुक्षेत्र से शुरू किया, तो मुझे लगता है कुरुक्षेत्र का नाम कांग्रेस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है और ये तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो ये कहां पे आ गए? अब मैं आता हूं दूसरे विषय के ऊपर। सिर्फ कांग्रेस की आपसी लड़ाई वाला विषय नहीं है, यहां पर कुमारी शैलजा के साथ क्या हो रहा वो अलग विषय है। अंजना जी, आपके साथ ही तो इंटरव्यू है कुमारी शैलजा का, उसमें शब्द देख लीजिए, भाव देख लीजिए और भंगिमा देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन कितना साथ में। उनका एक और इंटरव्यू है जो सोशल मीडिया पे काफी है, जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपको हुड्डा जी के समर्थक लोगों क्या बुलाया जाए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा वो बुलाएंगे ही नहीं। मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट बयान और कोई नहीं हो सकता। और सिर्फ कुमारी शैलजा का विषय नहीं है, दलित समाज को याद है मिर्चीपुर और गोहाना, आपके ही समूह की इंडिया टुडे की रिपोर्ट जाके देखिएगा उस समय में कि कितना दलित विरोधी चेहरा था कांग्रेस सरकार का। मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की संभावना हो सकती। देखिए, उस समय एक भ्रम था, ये लोग पैदा करने में सफल हो गए थे लोकसभा में के समय में, आरक्षण को लेकर उससे प्रचार दुष्प्रचार सब कुछ था। आज विषय नहीं है, आज तो दिख रहा हरियाणा में सत्ता किसकी आएगी, उन्हीं की, जो मिर्चीपुर गोहाना की मानसिकता लेके बैठे हैं और वो दोबारा कुछ कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तीसरा विषय यह है कि सारे दल तो गठबंधन के लिए ललायित थे। अगर कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए वो क्यों प्रयत्नशील थे? चौथा पॉइंट यह आता है, ये मनगढ़ंत कहानियां जो राहुल गांधी जी बनाए कि वो अमेरिका में जाके मिले उन लोगों से जो युवा था यहाँ का और बेरोजगार था, इसलिए वो टर्की के रास्ते घूम के गया और 35 लाख रुपए खर्च किए। भाई, जिसके पास 35 लाख होंगे वो तो सीधे वीजा लेके जा सकता है। 35 लाख रुपए ले ले और 20 लाख रुपए आपको मुद्रा योजना से मिलते हैं। 50-55 लाख रुपए में आप छोटा मोटा व्यापार कर सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं इन मनगढ़ंत कहानियों में कि 7 महीने पहले तक तो राजस्थान में सरकार थी। अगर आपको लगता है कि जो वहां चले गए तो भैया हरियाणा से आपके हुकूमत में क्यों नहीं आ गए? राजस्थान में मिल जाना चाहिए था। इस तरह की बात लगता है जैसे स्पीच राइटर की बजाय किसी फिल्मी राइटर को ले आए हों। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और अंत में जो आपने सवाल किया अंजना जी, बहुत सही आपने पूछा है। राहुल गांधी हर जगह जात 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 पूछते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री का नाम मत बताइए, जात बता दीजिए, क्योंकि आप हर चीज की जात पूछते हैं तो मंचों पे जो लोग रहे उनकी जात गिनवाइए। जो लोग वकील की जात, पत्रकारों की जात, मिस इंडिया की जात पूछते हैं, वो अपने मंचों पर लोगों की जात बताएं और कम से कम ये बता के जाएं कि किस जाति का मुख्यमंत्री होगा। और नायब सिंह सैनी जी को जो हमने बनाया है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, उत्तर भारत में जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये 11वें सीएम और डिप्टी सीएम हैं और सब अलग अलग जातियों के हैं। क्या बोले मैं समझा नहीं। शक्ति से उनका अटैक शुरू हुआ था और फिर तमाम मुद्दों पर होते हुए वो जाति पर पहुंचा है सीएम के। बताइए। बस इस पूरी डिबेट में लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। ये परफॉर्मेंस पे नहीं, पोलराइजेशन पे विश्वास रखते हैं। अंजना जी ने पूछा काम बताइए, तो ये जाति का सवाल कर रहे हैं। इन्होंने शक्ति की जो बात की, तो हाँ, हमने संकल्प लिया है असुरी शक्तियों का इस नवरात्र में हम सर्वनाश करेंगे। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में करेंगे। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। किसान मोर्चे का अध्यक्ष सुखविंदर ढांगी भारतीय जनता पार्टी का क्यों छोड़कर गया पार्टी, बताइए? क्योंकि किसानों को रोंद कर मार डाला आपने, तो उसने कहा मैं ऐसे राजनीतिक दल में रहना पसंद नहीं करता हूं। बात तो सही है। पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष करण कंबोज पार्टी क्यों छोड़ी? दलित और पिछड़ों के साथ आप अन्याय करते हैं इसलिए। सुमेर सिंह तंवर हरियाणा का सबसे बड़ा दलित नेता, 37 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक उसने किया। क्यों छोड़ गया वो दलित नेता? क्या आरोप लगाया उसने? महिला पहलवानों से आहत होकर कांता देवी भारतीय जनता पार्टी की महिला उप प्रमुख क्यों छोड़ गई, बताइए ना।
तो ये सारे संकेत दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी की पराभव के। सैनी साहब को ले आए, खट्टर साहब को 9-9.5 साल तक जब ये आभास हो गया कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, तो सैनी साहब को, और सैनी साहब भी ऐसा नहीं है, कई बार सीटें नारायणगढ़ से पहली बार हारे, फिर जीते तो छोड़कर करनाल आ गए, करनाल से फिर अब क्यों बदला, लाड़वा क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है नेतृत्व आपका अक्षम्य है। अब मैं बता रहा हूं हरियाणा में प्रमुख मुद्दे क्या हैं। हरियाणा का प्रमुख मुद्दा है कि 300 यूनिट कांग्रेस पार्टी बिजली मुफ्त देगी। हरियाणा का मुद्दा है कि बेटियों को 2,000 रुपए का न्याय हम हर माह हरियाणा की बेटियों के खातों में डालेंगे। 24,000 रुपए साल मिलेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। समर्थन मूल्य के लिए बाध्य करेंगे केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार भी कानून लाए और हरियाणा के लोगों को उसका न्याय मिल पाए। SC ST OBC को उसके घर का न्याय देंगे हम। आपने दलितों का प्रश्न खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी किस राज्य से आते हैं? समूचे देश में सबसे ज्यादा अगर दलितों पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो 23.7% उत्तर प्रदेश से हो रहा है। किस मुंह से बात करेंगे प्रधानमंत्री जी दलितों के हक की? ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सात गारंटी सुधांशु जी, वो भी कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पर रखा है। मेरे 2 प्रश्न है आपसे, दोनों का जवाब दीजिएगा, जो अभय जी कह रहे हैं उसका भी। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि आपके लिए उन तमाम जगहों पर, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, तीसरी बार जब आप जा रहे हैं, आपके वोटर में जो आपका कोर वोटर भी है उसका एंथुजियाज्म बहुत कम हो गया है वोटिंग को लेकर। तो आपको इसका खामियाजा यूपी कई जगहों पर, देश भर में भी भुगतना पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज गिरी, आपके कई वोटर्स निकले नहीं, उनमें वो जोश कम हुआ है। और दूसरा मुद्दा है परिवारवाद पर। आपने, चाहे वो 14 हो, 19 हो, 24 हो, बार बार आपने घेरा। विधानसभा चुनाव में आप घेरते हैं, फिर उन लोग वो देख नहीं रहे हैं क्या कि आपने श्रुति चौधरी को क्यों टिकट दिया? वो देख नहीं रहे कि आपने भव्य बिश्नोई को क्यों टिकट दिया? पूरी लिस्ट है सर, बहुत लंबी। और ये सब वही विरासत वाली पॉलिटिक्स के झंडावरदार हैं जिनको आपने टिकट दिया। तो आप फिर किस मुंह से भाई भतीजावाद पर आप दूसरे पर टिप्पणी करेंगे? पहले तो मैं कहूंगा, अभय दुबे जी शुरू हुए तो क्या कहने लगे, देखिए हम तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं और ये जात की बात कर गए। हम तो नहीं आए, ये जात सियासत की बिसात के ऊपर तो राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में वो आज तक कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्ष रहे, सबसे असफल नेता रहे। 139 साल के इतिहास में पहला मौका कांग्रेस 3 बार में 3rd डिजिट नहीं टच कर पाई है। तो उनको समझाइए ना कि परफॉर्मेंस की बात करो या जात की बात करो। और आपके मुंह से अंत में जो कर्नाटक निकल गया तो बहुत याद आया। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, और जिसपे इतना संवेदनशील बयान है कि ये तो इन्होंने निजी कारणों से की है। 1200 किसान निजी कारणों से आत्महत्या कर चुके हैं। और आपने कहा जो गारंटी पूरी की थी, सबको पता है, आपने गारंटी पूरी करने के लिए वाल्मीकि योजना में से SC ST के वेलफेयर में से फंड निकाल के उड़ा दिया। 2000 देंगे, 6000 देंगे और अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए अंदर कर लेंगे नेताओं के। ये कांग्रेस ने कर्नाटक में करके दिखाया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। इतना ही नहीं, आपके तो मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप हो गया। जो कहा हरियाणा में असंध के विधायक ने, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर को देंगे, फिर सोचेंगे। यही काम कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। पहले अपने लिए जमीन, फिर उनकी पत्नी का भी नाम और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम है। और याद करिए कर्नाटक में क्या स्थिति हो गई। बेंगलोर में पानी की सप्लाई के लिए हाहाकार हो गया। अब अभय जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जाके चेक करिए कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इसमें कर्नाटक में और कितना आपके आने के बाद हुआ है। आधे से ज्यादा कम हो गया। मुझे जहां तक ध्यान है 1,63,000 या ऐसे करोड़ का था, अब 84,000 या 54,000 करोड़ पे आ गया है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं ध्यान आ रही है। इतना भारी गिरावट आई है कर्नाटक में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और मैं ये पहलवानों के बारे में अंजना जी एक फैक्ट भी बता देना चाहता हूं। लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पहलवानी भारत का एक परंपरागत खेल था। और भारत ने हॉकी के अलावा यदि एकमात्र पदक जीता है लंबे समय तक, तो कब जीता? 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। यानी कुश्ती में क्या परंपरा थी, बगैर किसी सुविधा के जीता था। अगर ढंग से किया होता आज कुश्ती में पूरी दुनिया में हम छाए हुए होते। ये आके आज पहलवानी की बात करते हैं। बताइए 52 में ओलंपिक का पदक जीत लिया था। आप 50 साल में रहे, आपने कितनी सुविधाएं दी। इस पे तो हमारी एक्सपर्टीज थी परंपरागत ढंग से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब उस पे आते जो परिवारवाद की बात करें, अंजना जी, मैं कई बार आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं, परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। पूंजी सबको चाहिए, चाहे नौकरी के माध्यम से मिले या व्यापार के माध्यम से मिले, जीवन यापन करने के लिए। पूंजीवाद ये होता है कि सारी पूंजी मेरे पास। तो परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, ये प्रतिबंध नहीं लग सकता। परिवारवाद ये होता है कि पार्टी ही मेरी रहेगी। आज हम 2024 में बैठे हैं, जाके चेक करिए। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और वहां से 1930 लाहौर कांग्रेस में नेहरू जी को मिला और आज तक उनके पास है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा छोड़ के जितनी पार्टियां हैं
सुनिए, आरजेडी हो या सपा हो, 90 से बने, परिवार पर ये 35 साल से कंट्रोल। Not bad. Now you. ठीक है, इस पर एक कमेंट मैं आशुतोष जी और उनसे भी लूंगी, लेकिन जल्दी से कमेंट आपका अभय दुबे जी। वो कह रहे हैं कि देखिए, पार्टी पर बपौती होना एक परिवार का, पार्टी का एक फैमिली लिमिटेड बन जाना, या फिर सत्ता के शीर्ष पर बैठना और उसको सांसद बनाना, और ज्यादातर बीजेपी ऐसा करती है कि वो एक फैमिली से 2 लोगों को पद नहीं देती है, ये उनका दलील रहती है। अभय जी। सुधांशु जी पार्लियामेंट जाते हैं ना, तो उस पर एक हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र लिखा हुआ है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो कहते हैं कि ये परिवार, हमारा पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। आपने किसका हित साधा बताइए? किसान परिवारों का हित साधा? उनकी तो आमदनी 27 रुपए कर दी। लेकिन एक परिवार ऐसा है जो 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, 100 परिवार हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की कहानी सुनिए। 100 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 साल तक हिंदुस्तान के बजट जितना पैसा, 54 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिया। और हिंदुस्तान के जो 60% परिवार हैं, वो बहुत जो निचले परिवार है, उनके पास सिर्फ 3% पैसा गया। ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? किसानों की बात करते हैं, किसानों का दर्द जाना कभी? किसानों ने क्या कहा था? किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। नरेंद्र सिंह तोमर 7 साल तक कहते रहे प्रधानमंत्री जी को कि कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, खाद पर से जीएसटी हटा दीजिए। और ये पार्लियामेंट्री कमेटियों ने एग्रीकल्चर को कहा, उन्होंने कहा 7 साल तक प्रधानमंत्री ने मेरी बात नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन परिवारवाद की ये परिभाषा क्या, छोटा जवाब दीजिएगा, ये परिभाषा क्या चलेगी? अब देखिए, बीजेपी एक नया दाव तो खेलती है। नायब सिंह सैनी कोई नहीं जानता था, अचानक उनको, मतलब जानते तो सभी थे वहां पर जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को कवर है, लेकिन सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर वो सीएम बनाते हैं। मोहनलाल यादव को वहां पर, वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका देखा गया, जहां मोहनलाल यादव को, किसी यादव को पहली बार बीजेपी ने एमपी में बनाया, विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ में, वहां मोहन मांझी को ओडिशा में बनाया, यहां पर भजनलाल शर्मा को राजस्थान में। तो कुल मिलाकर मतलब शीर्ष पदों पर, हालांकि ऐसे अनेकों केंद्रीय मंत्री हैं जिनको आप ट्रेस कीजिएगा तो वो किसी न किसी फैमिली से निकलते हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं उनमें आप ऐसी फैमिली लीनियज नहीं देखते हैं, विरासत वाली पॉलिटिक्स। क्या इस दलील में दम है? देखिए अंजना जी, जब भी नरेंद्र मोदी के युग का असेसमेंट किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अटल आडवाणी के जमाने में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा किए उन लोगों ने। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी शानदार, इतनी मजबूत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी उसके मोमेंटम पे चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने में आप देखिएगा, जितने क्षेत्रीय सत्र थे सबको ठिकाने लगा देगा, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 2020 से लेकर 23 तक 100 लोगों के पास भारत के संसाधनों का 60% हिस्सा गया है। बड़ी बात कर रहे हैं। हम जानते हैं अडानी जी के नाम पर आपके भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या सवाल खड़ा किया? विदेश का जिक्र किया, तो हाँ, उसी धरती की मैं बात कर रहा हूं। चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक जिस पर भारत की एजेंसियों की निगाह थी, वो अगर अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के साथ साझा काम करता है और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगता है, तब कांग्रेस पार्टी यह आरोप आप पर लगाती है। कांग्रेस पार्टी आरोप इसलिए लगाती है कि विदेशों की धरती से भारत के संसाधनों की लूट हो रही। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अगर अडानी जी काम कर रहे हैं, इलारा नाम की डूबीएस कंपनी है, 13 ऐसी कंपनियां थी जिसको खुद से भी ने कहा। अभी जो माजवीपुरी बुच जी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया, वो इसीलिए लग रहे हैं कि जब 13 ऐसी कंपनियां थी, फॉरेन पोर्टफोलियोज थे जिन पर संदेह था सेबी को, और वो उनका सारे के सारा संबंध विनोद अडानी जी से था। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ड्रग्स किसके यहां पकड़ाए थे बताइए ना? 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मुद्रा के पोर्ट से बनाए। एक नोटिस भी दिया आपने अडानी जी को, और डीआरआई ने यह कहा, डायरेक्टिव रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यह कहा कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स, ये संदेह है कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से आया था, जो यहां से उठकर चला गया है। तो ड्रग्स की गर्त में कौन धकेल रहा है हिंदुस्तान में? एक भी एक्शन आपने लिया? हरियाणा का युवा, हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर कश्मीर तक भारत ड्रग की गर्त में, भारत की नौजवान पीढ़ी को ड्रग की गर्त में आपने धकेल दिया। अगर राहुल गांधी जी ड्रग का सवाल खड़ा करते हैं, अगर राहुल गांधी जी भारत पर विदेशी भूमि से हो रहे आक्रमण का सवाल खड़ा करते हैं, तो आपके पेट में अडानी जी के नाम पर तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती। क्यों नहीं हम सवाल खड़ा करेंगे? किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दो और वो 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए। जब प्रधानमंत्री कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड के टाइम 6,000%
उनकी कंपनियों में का इजाफा हुआ, तब क्या सर्विलांस डिवीजन क्या कर रहा था सेबी का? अगर ये सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ा करती है तो इसके जवाब देने चाहिए, बजाय इसके कि आरोप लगाएं कि विदेशी धरती से हमारी भारत की कंपनियों पर आक्रमण। भारत की कोई कंपनियों पर आक्रमण नहीं हो रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि 5 बड़ी कंपनियों ने हिंदुस्तान में मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली, जिसके कारण रोजगार के अवसर हमारे यहां सृजित नहीं हो रहे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये अकेले राहुल गांधी जी नहीं है, भारत के संवैधानिक पदों पर रहे हुए लोग भी इसके खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं।